तो यूक्रेन के हालात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ जेएनयू के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी हैं, साथ ही हमारे साथ मीरा शंकर जी हैं जो कि पूर्व राजदूत हैं, साथ ही उंजिला सैफी हैं। ये यूक्रेन में फंसी हुई छात्रा हैं जो इस वक्त ट्रेन में हैं और सुरक्षित बॉर्डर की ओर जाने की कोशिश कर रही हैं। उंजिला, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा, आप कहाँ पर हैं और कितनी दूर हैं बॉर्डर से, कहाँ से आप निकली हैं? हाँ, मैं अभी खार्किव से निकली थी और खार्किव जो पोलैंड के बॉर्डर पे से कम 1300 किलोमीटर दूर है। तो आज यहाँ से काफी सारे बच्चे निकले हैं क्योंकि हम लोगों का प्रॉपर इवैक्यूएशन खार्किव से नहीं करवाया था। तो अब हम लोग खुद रिस्क लेके जा रहे हैं। तो क्या ट्रेन में मिलने में आपको कोई दिक्कत हुई, किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा? क्योंकि कीव से हमने तस्वीरें देखी थी जिसमें कई जो भारतीय छात्र कोशिश कर रहे थे लेकिन उनको रोका जा रहा था। जी, ट्रेन में यहाँ पे दिक्कत तो अभी ऐसे कुछ खास नहीं हुई आज में, पर काफी अगर हम लोग सही से मेंटेन कर रहे थे, क्यू वगैरह में, लाइन वगैरह में सही से थे, तो वो लोग कुछ नहीं कह रहे थे। पर वो लोग प्रेफरेंस ज्यादा लेडीज को, बच्चों को, इनको दे रहे थे। उंजिला, आप अकेली हैं या आपके साथ और भी छात्र हैं पढ़ने वाले जो जा रहे हैं? कितने ऐसे छात्र हैं जो जा रहे हैं और आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोगों को क्या इत्तला दी गई है भारतीय दूतावास की ओर से कि आपको कहाँ पहुंचना है, किससे संपर्क करना है, कहाँ से आपको विमान मिलेगा? शायद उंजिला से हमारा संपर्क टूट गया है क्योंकि वो ट्रेन में सफ़र कर रही हैं। फिर हम कोशिश करेंगे उनके पास जाने की, लेकिन प्रोफेसर स्वर्ण सिंह और मीरा शंकर जी हमारे साथ हैं। मीरा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। आज एक दुखद खबर आई है, एक भारतीय छात्र जो है उसकी मृत्यु हो गई। जिस तरह का मिसाइल हमला हुआ था, तो बहुत जोखिम भरी परिस्थितियाँ वहाँ पर हैं और अभी तक जो कोशिशें की जा रही सरकार की ओर से उसमें कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ये वॉर जोन है। मीरा जी। बिल्कुल, बहुत मुश्किल स्थिति है और इवैक्यूएट करना भी अब मुश्किलों से घिरा हुआ है क्योंकि यूक्रेन में तो युद्ध चल रहा है और यूक्रेन ने अपना एयर स्पेस बंद कर रखा है। तो हमारे जहाज जो भेजे जा रहे हैं, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे अब कह रहे हैं कि वायुसेना के भी जहाज भेजे जाएंगे, ये जो पड़ोसी देश हैं वहां जाके रुक रहे हैं, वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। इस वजह से जो भी स्टूडेंट्स या भारतीय नागरिक यूक्रेन में हैं, उनको किसी तरीके से जो पड़ोसी देश हैं वहां तक पहुंच के फिर क्रॉस करना होगा, फिर उनका इवैक्यूएशन होगा। और ट्रांसपोर्ट के साधन इतने हैं नहीं, पता नहीं कि बसेस या टैक्सीज इतनी चल रही हैं, पेट्रोल की भी कमी है, ट्रेन्स तो चल रही हैं। और इसी वजह से दूतावास ने ये कहा है कि ट्रेन से पहुंच जाइए या और किसी साधन भी, कोई साधन मिलता है तो उससे भी, पर बहुत कठिनाइयां हैं और ये चुनौती बनी रहेगी। और स्टूडेंट्स के लिए भी कठिनाई है क्योंकि अगर वो वहां रहते हैं तो जैसे आपने बताया अभी कि एक जो हमारे स्टूडेंट हैं, बड़ी दुख की बात है कि वो उनका देहांत हो गया। तो अगर वापस रहते हैं वहीं पे तो उसमें भी बहुत खतरा है और दूसरे देश में जाने की भी कोशिश करते हैं तो उसमें भी बहुत खतरा है। जो मुझे लगता है कुछ किया जा सकता है वो ये है कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस जो है, जो कि युद्ध की स्थिति में कार्रवाई करती है, अगर वो कुछ इवैक्यूएशन में मदद करे, जो भी वहाँ विदेशी मूल के नागरिक फंसे हुए हैं और बाहर जाना चाहते हैं, पर इसमें इंटरनेशनल रेड क्रॉस को दोनों यूक्रेन की सरकार से इजाजत चाहिए होगी और रूस से भी इजाजत चाहिए होगी, तभी ये हो पाएगा। अभी तक तो ऐसा कदम नहीं हुआ है। मैं इसी मुद्दे पर प्रोफेसर स्वर्ण सिंह को लाना चाहूंगा कि क्या अभी समय नहीं आ गया है प्रोफेसर साहब कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय इस तरह की सहायता एजेंसियों से बात करनी चाहिए, संयुक्त राष्ट्र से बात करनी चाहिए, रेड क्रॉस से बात करनी चाहिए और साथ साथ यूक्रेन और रूस दोनों को एक कड़ा संदेश देना चाहिए कि जो भारतीय छात्र हैं उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है, उनका बाल भी माका नहीं होना चाहिए, उन्हें हर हालत में सुरक्षित निकाला जाना चाहिए, उनको रास्ता मिलना चाहिए।
ये जो लगातार भारत के प्रधानमंत्री की बातचीत रूस के राष्ट्रपति से, या भारत के विदेश मंत्री की लगातार बातचीत यूक्रेन के विदेश मंत्री और पड़ोसी देशों के, वहां जो पड़ोसी देश हैं उनके विदेश मंत्रियों से हो रही है, अब 4 वरिष्ठ मंत्री आपके वहां हैं, तो ये जाहिर है कि इनकी सबसे बड़ी जो इस वक्त जिम्मेदारी है वो यही है कि भारतीय नागरिकों को, और ये सरकार ने खुलकर कहा है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त हमें अपने नागरिकों को सुरक्षित वहां से निकालने की है। तो ये संदेश तो यूक्रेन को भी और रूस को जाहिर है कि बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार दिया गया होगा। पर थोड़ी हैरानी की बात यह है, जैसे एम्बेसडर मीरा शंकर ने अभी कहा कि ऐसे युद्ध के हालात में हमेशा रेड क्रॉस जाकर सहायता करता है, और मुझे नहीं लगता कि चाहे वो यूक्रेन हो या रूस हो, रेड क्रॉस को इस तरह से सुरक्षित बाहर लोगों को लाने के काम में रुकावट डालने की कोशिश करेगा। लेकिन प्रोफेसर साहब, तो इसमें क्या सवाल ये उठ रहा है कि जब रूस की ओर से ये कहा गया कि वो एक जो है लिमिटेड या कहें कि स्पेशल मिलिट्री एक्शन कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा शुरुआत में, लेकिन अब ये लग रहा है कि जो सिविलियन एरियाज हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। जिस हमले में भारतीय छात्र की मृत्यु हुई उसमें सीधा सीधा मिसाइल का हमला एक सिविलियन सेंटर पर किया गया। तो अगर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, इस तरह का हमला किया जा रहा है जहां पर कि सिविलियंस को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, तो वैसे में रेड क्रॉस या बाकी एजेंसियां क्या करेंगी? देखिए, ऐसे तनाव भरे हालात में अलग अलग तरह की परिभाषाएं निकलती हैं। शायद हमें सुनने में बहुत खराब लगेगा, पर रूस के किसी राजनेता ने शायद ये यहां तक कहा कि ये अटैक यूक्रेन खुद ही करवा रहा है अपने सिविलियंस के ऊपर। पर कुछ हद तक, जिसको हम अंग्रेजी में कोलेटरल डैमेज कहते हैं, वो कितनी भी अति आधुनिक तकनीक इस्तेमाल हो युद्ध में, उसमें इस तरह के हादसे अक्सर हुआ करते हैं, हो जाते हैं। रूस शायद नहीं चाहेगा कि वो सिविलियन टारगेट्स का इस्तेमाल करे, क्योंकि वो उसके बिल्कुल पहले से अंतर्राष्ट्रीय जो विचार हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो अभियान एक तरह से चला हुआ है, वो राष्ट्रपति पुतिन को एक तरह से विलन की तरह प्रदर्शित करने में लगा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि आज नहीं तो बाद में, चाहे वो 30 साल बाद, ये निर्णय आर्काइव्स में बाहर निकल कर आते हैं। सवाल मीरा जी से पूछना चाहूंगा प्रोफेसर साहब, यही सवाल मीरा जी से पूछना चाहूंगा कि ये कोशिश जरूर की जा रही है, ये आरोप लगाया जा रहा है रूस की ओर से कि पश्चिमी मीडिया में खास तौर से पुतिन को खलनायक के तौर पर पेश किया जा रहा है, वॉर क्रिमिनल के तौर पर पेश किया जा रहा है। लेकिन हम जब ये खबरें देखते हैं कि किस तरह से जो सिविलियंस एरियाज है वहां पर हमला किया जा रहा है, आज तो एक भारतीय छात्र की मृत्यु भी मिसाइल हमले में हुई है, तो क्या भारत को भी अब सोचना नहीं चाहिए इस बारे में कि आखिर इस पूरे युद्ध की वजह क्या थी, बेवजह की हरकत क्यों की गई? बेवजह की पता नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर इसका इतिहास देखें तो कई सालों से, जब से सोवियत यूनियन टूटा, तब से पश्चिमी देश बाकायदा नेटो को पूर्वी ओर, रूस की ओर बढ़ाते जा रहे थे। और रूस ये कह रहा था कि आपने हमें आश्वासन दिया था जब शीत युद्ध खत्म हुआ था कि आगे आप नेटो को नहीं ले जाएंगे। तो पहले वॉर्सो पैक्ट कंट्रीज को जुड़वाया गया, फिर बाल्टिक स्टेट्स जो हैं उनको नेटो में सदस्यता दी, फिर उसके बाद में जो फॉर्मर यूगोस्लाविया के जो प्रांत थे उनको दी। पर जब ये मामला यहाँ तक आया कि जो पहले सोवियत यूनियन के जो प्रांत थे, जैसे जॉर्जिया या यूक्रेन, तो उसमें रूस को लगा कि ये तो खास हमारी सुरक्षा को थ्रेटन करते हैं। तो इस वजह से काफी दिनों से पुतिन ने कोशिश करी थी कि उन्हें आश्वासन, रूस को आश्वासन मिले कि यूक्रेन एक न्यूट्रल देश बना रहेगा। और हेनरी किसिंजर का भी अगर आप पढ़ें तो उन्होंने तो 2013-14 में जब पहली बार ये यूक्रेन का मामला उठा था, क्राइमिया का, तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था कि ये मामला हल जब ही हो सकता है जब यूक्रेन की न्यूट्रलिटी मानी जाए, और जो पूर्वी यूक्रेन है जहां रूसी मूल के नागरिक काफी हैं, काफी तादाद में हैं, उसको थोड़ी और ऑटोनॉमी देनी चाहिए। तो इसी से ही एक स्थिर
हल निकल सकता है इस समस्या तो का। जाहिर सी बात है मीरा जी, ये बहस जो है चलती रहेगी कि आखिर वजह क्या थी, ये बेवजह हुआ है या इसके पीछे कोई ठोस वजह थी। लेकिन मैं वापस उन जिला के पास चलना चाहूंगा जो इस समय ट्रेन में हैं, सुरक्षित घर वापसी की तलाश में वो बॉर्डर की ओर जा रही हैं। उन जिला, अगर आप मुझे सुन सकती हैं, मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि आप अकेली निकली हैं या आपके साथ कुछ आपके दूसरे मित्र भी हैं जो वापस आना चाह रहे हैं? क्या आपको कहा गया है कि आपको कहाँ पहुंचना है, कब तक पहुंचना है, वहां से वापसी के लिए आपके लिए क्या इंतजाम किया गया है, क्या व्यवस्था दूतावास की ओर से की गई है? जी, मेरे साथ अभी हम लोग तो काफी इंडियन बच्चे काफी वहां से आज निकल गए हैं खारकीव से, पर मेरे साथ मेरी 4 फ्रेंड्स हैं, हम लोग आए हैं वहां से निकले हैं और हमारी कोशिश है कि हम वेस्टर्न सिटी लवीव में पहुंच जाएं और कि हम अपना बॉर्डर क्रॉस कर सकें वहां से, हंगरी बॉर्डर या पोलैंड बॉर्डर जो भी हो पाए, क्योंकि खारकीव में तो बहुत ज्यादा टेंशन है अभी और वहां की तरफ से कुछ भी इवैक्यूएशन का नहीं हो पाया, तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम सेफली वहां तक पहुंच सकें। तो वहां पर जहां आप थे, क्या खाने पीने की या दूसरी तरह की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा? जैसे कि हम बाकी बच्चों से सुन रहे हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बंकर में उन्हें रहना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, खाने पीने की तो काफी दिक्कत है, इवन स्टोर्स में भी सामान सारा खत्म हो चुका है और हालांकि हमको स्टोर्स जाने ही नहीं दिया जाता क्योंकि हम पूरा दिन बंकर्स में रहते हैं, बिल्कुल घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। खाना पीना भी बस हमारा ये ब्रेड जैम इस पर चल रहा था और ये बहुत दिक्कत हो रही थी हमें वहां पर। तो आपकी क्या, आपने यहाँ पर माता पिता से बात हुई, आपने उनको बता दिया है कि आप आ रही हैं? जी, मेरी उनसे बात हुई है, मैंने उन्हें बता दिया कि मैं निकल गई हूँ और उम्मीद यही है कि बस जल्द से जल्द हम साथ खैरियत से पहुंच जाएं। जी, उम्मीद हम यही करते हैं। उनजिला, आपको शुभकामनाएं यात्रा के लिए। आप जल्द से जल्द बॉर्डर तक पहुंचे जहां आपका विमान इंतजार कर रहा है और आप वो पकड़ करके जल्द से जल्द भारत आएं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, आपका और मीरा जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस यूक्रेन संकट के ऊपर विस्तार से चर्चा करने के लिए। फिलहाल हम एक ब्रेक ले रहे हैं। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी में तेजी लाने के लिए 4 बड़े मंत्रियों को यूक्रेन की सीमा से सटे देशों में भेजा गया है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू आज स्लोवाकिया के लिए रवाना हुए। अभी हम निकल रहे हैं और स्लोवाकिया में जो ऑपरेशन होगा, इवैक्यूएशन का जो चल रहे हैं, उसका ओवरऑल कोऑर्डिनेशन भी करेंगे और प्रधानमंत्री जी का एनवॉय होने के नाते उनका संदेश और उनका पत्र को भी वहाँ के प्रधानमंत्री जी को भी सौंपेंगे, क्योंकि वहाँ के सरकार के मदद के बिना ये सारा ऑपरेशन करना मुश्किल है। क्योंकि हमारे जो नागरिक हैं, बच्चे हैं, वो यूक्रेन से आएंगे तो उनके पास तो वीज़ा कागज़ का बड़ा इशू रहेगा। तो हमारे वहाँ ज़मीन पर एम्बेसडर और उनके सारे टीम काम कर रहे हैं और भारत के और भी प्राइवेट सेक्टर के भी अगर कोई हैं उनसे भी हम संपर्क में कर रहे हैं। तो एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा। प्रधानमंत्री जी ने जो एक मंत्री लेवल तक का एनवॉय भेजने का मतलब ही है कि हमारा टॉप प्रायोरिटी हमारे नागरिकों को सही सलामत अपना देश लेके आना है। वहीं केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह पोलैंड पहुंच गए हैं। वहां उन्होंने वारसा के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में 80 भारतीय छात्रों से भेंट की। उन्होंने बच्चों से बातचीत की, उनका हालचाल भी पूछा। और आपको बताएं कि वीके सिंह पोलैंड गए हुए हैं और वहां पर जो गुरुद्वारे में वो गए तो वहां पर उन्होंने बच्चों से पूछा कि उन्हें कोई आने में तकलीफ तो नहीं हुई। बच्चों ने कहा कि उन्हें बॉर्डर तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और गुरुद्वारे में बच्चों के रहने का इंतजाम भी किया गया है, खाने पीने की व्यवस्था भी वहां पर की गई है। वक्त एक ब्रेक का। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को दूसरे देशों के रास्ते घर वापस लाने का अभियान जारी है। सूत्रों के मुताबिक आज से वायुसेना भी इस ऑपरेशन में शामिल हो रही है। आज इंडिगो की 2 फ्लाइट दिल्ली पहुंची। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में अब भी हजारों भारतीय फंसे हैं। कई शहरों में भारतीय छात्रों ने बंकरों में शरण ले रखी है। यूक्रेन से लगे देशों की सीमा पर सैकड़ों भारतीय छात्र जमा हैं। अब तक 2000 से ज्यादा लोग
भारत वापस लाए जा चुके हैं। और बुकारेस्ट के रास्ते लौटे शुभांशु के घरवाले उनसे मिलकर राहत की सांस ले रहे हैं। हमारे सहयोगी सुकीर्ति द्विवेदी से बातचीत में उन्होंने वहां के हालात के बारे में जानकारी दी। सर आप बताएं कहां से लौट रहे हैं, किस तरह मैनेज किया यहाँ तक आना? हम वेनेत्सिया से आ रहे हैं। अपना नाम बताएं। शुभांशु, ठीक है। और वेनेत्सिया से हमने पहले ट्रैवल किया टू द बॉर्डर। हालात काफ़ी ठीक थे, हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्होंने बस अरेंज कर दिया, ठीक है, आराम से पहुँच गए। हाँ, थोड़ा किलोमीटर चलना पड़ा, 12 किलोमीटर, पर वो प्रॉब्लम नहीं थी। मेन प्रॉब्लम थी रोमानिया बॉर्डर, वो क्रॉस करना इम्पॉसिबल हो गया था, ठीक है। बच्चे रो रहे थे, मैंने खुद देखा, ठीक है, वो हाथ जोड़ रहे हैं कि हमें उस पार कर दो। वो थक हार के गिर रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, ठीक है। बच्चे उनके मतलब हम खुद जो स्टूडेंट्स थे आपस में लड़ने लग गए थे कि मुझे आगे जाना है, मुझे आगे जाना है। बाकी रही कहीं कसर यूक्रेनियन ट्रूप्स पूरी कर रहे थे, लाते मार रहे थे, ठीक है। तो हालात तो वायलेंस झेलना पड़ा आपको? नहीं, मुझे वायलेंस नहीं झेलना पड़ा, लेकिन हाँ मैंने बहुत देखा ऐसा। बच्चे बेहोश हुए, उन्हें मारा गया, जो गन के पीछे वाला हिस्सा होता है मोटा था उससे, ठीक है, पैरों से, बूट से, ठीक है। तो बहुत बुरी हालत हो गई थी, ठीक है। वो हमें प्रेफर नहीं कर रहे थे। गेट जब खुलता था सबसे पहले यूक्रेनियंस जाएंगे। इंडियन एम्बेसी ऑफिशियल्स ने किस तरह मदद करी आपकी? इंडियन जैसे हम पार हुए, कमान इंडियन एम्बेसी ने संभाल लिया, उसके बाद तो प्रॉब्लम ही नहीं थी, ठीक है। सारा काम स्मूथली होता गया, उन्होंने खाना पानी सब प्रोवाइड कर दिया हमें, ठीक है। इनफैक्ट अभी भी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो शेल्टर में हैं, और सही बता रहा हूँ 5 स्टार होटल जैसा शेल्टर रखा है उन्होंने, बहुत अच्छी तरह ट्रीटमेंट हो रही है उनके साथ। तो जैसे इंडियन एम्बेसी ने संभाला फिर चीज़ें ठीक हो गई, लेकिन रोमानिया बॉर्डर तक चीज़ें बहुत ख़राब थी। इट्स लाइक अ हेल। आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से ही हैं। मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी? बच्चे से वापस मिलने को, इतने दिन आपके बड़े टेंशन में गुजरे होंगे, अब फाइनली वो मिला है आपको। हाँ, मुझे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी लग रहा है। मुझे लग रहा है कि दुनिया की सबसे अच्छा चीज़ मिल गया। कीव पर रूसी सेना के बड़े हमले की आशंका को देखते हुए भारतीय दूतावास ने सभी भारतीय नागरिकों को तुरंत कीव छोड़ने की सलाह दी है, लेकिन वहां फंसे कई छात्रों का कहना है कि रेलवे स्टेशन पर उन्हें ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। हम लोग यहाँ से 3 दिन से आए हुए हैं। 3 दिन से इंडियन एम्बेसी ने बोला हम आपको निकालेंगे। हर 5 मिनट में यहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। कल पूरी रात की में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, अभी भी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। अब इंडियन एम्बेसी को बोल रहे हैं कोई बात तक करने को आने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग जो भी आ रहे हैं बोल रहे हैं अपनी रिस्क पे निकल जाओ। बाहर ऐसी सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है कि 5 मिनट में आप लोग खड़े रहो। खाना दे रहे हैं ये लोग 10 लोगों के बीच में 1 प्लेट, वो हम लोग मैनेज कर रहे हैं। खाना पीना हर चीज मैनेज कर, पर एटलीस्ट इवैक्यूएशन का कुछ तो बात करें। सबसे अनसेफ सिटी है कीव, जिसमें अभी इंडियन एम्बेसी के पास 500 बच्चे हैं और इंडियन एम्बेसी बोल रही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है। बोल रहे निकल जाओ। 40 बच्चों को निकाला है इन लोग ने इंडिया की एक फ्लाइट से, और न्यूज में दिखा रहे कि ये लोग सबको निकाल दिया। क्या कर रहे हैं ये लोग बैठ के? एटलीस्ट आप बात करिए, कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, निकलवाइए। 1500 ग्रेवना देकर, और यहाँ पर अभी हम लोग रुके हैं। हमारे किसी के पास पैसा नहीं है, और यहाँ से फिर से हंगरी के बॉर्डर पे जाने के लिए ये लोग हमसे 1500 ग्रेवना फिर से मांग रहे हैं, और हम किन्हीं के पास पैसा नहीं है। और इन्होंने बोला है कि जो पैसा देगा वही जाएगा, और वही बस में बैठेगा, और नहीं तो सारे इधर ही रहेंगे। यूक्रेन के रूसी हमले में जान गंवाने वाले नवीन शेखरप्पा के पिता ने प्रधानमंत्री से बात की है और उनकी अपील है कि उनके बेटे का शव देश लाया जाए। Your media informed to our senior officials, embassy, Prime Minister to bring back my son's dead body. Okay. And also I request to all these political leaders kindly look into the matter and see that donation it is very bad, and all these intelligent students, they are going to study in abroad. They think that education here, if they plan to get that education here, they have to pay crores to get that seat. And the same education, better than this, they are getting very good education in abroad, and all this practical equipment also very standard. Here in India, only that caste-wise, they are allotting the seat, because my son has got 97% in the PUC. और युद्ध के छठे दिन बड़ी संख्या में रूसी सेना अलग अलग हिस्सों से यूक्रेन के अलग अलग शहरों में दाखिल हो रही है, लेकिन उन्हें यूक्रेन की सेना के साथ साथ वहां के आम नागरिकों से जबरदस्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। एक कस्बे में लोगों ने रूसी टैंकों को रोक दिया,
खबरों के मुताबिक कोरियोकोका नाम के इस कस्बे से गुजरते हुए रूसी सैनिक रास्ता पूछने के लिए रुके थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने उन्हें घेर लिया ताकि वो कीव की ओर न जा सके। एक और तस्वीर दक्षिण यूक्रेन के मेलिटोपोल शहर से आई है। यहां पर लोग रूसी सेना के काफिलों को रोककर खड़े हो गए। वे वापस जाओ के नारे भी लगा रहे हैं। रूसी सैनिकों ने उन्हें हवाई फायर करके भगाने की कोशिश भी की, लेकिन लोग डटे रहे। तो इस खास पेशकश में इतना ही। एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।